नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी में सियासी संग्राम की। मानसून की बारिश से बेशक गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन यूपी में सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टियां अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आरएसएस की सक्रियता से भी सूबे में सियासी हलचल बढ़ गई है। रविवार को बीजेपी और संघ की 5 घंटे चली बैठक में 300 प्लस का लक्ष्य हासिल करने को लेकर मंथन हुआ और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि बेहतर कानून व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण जैसे मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। संघ के कार्यकर्ता भी इसमें अहम भागीदारी निभाएंगे और कोरोना काल में सरकार पर जो दाग लगे उसे धोने की भी कोशिश होगी। वहीं आरएसएस की सक्रियता पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हाथ से सत्ता फिसलती देख हताशा, निराशा। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 महीने में चित्रकूट, वृंदावन, लखनऊ में बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का एजेंडा साजिशी रणनीति बनाना है ताकि किसानों और करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के लिए जो वादे किए गए थे उनको किसी तरीके से भुलाया जा सके और लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपनी उपलब्धि के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने 3 दिवसीय दौरे पर जमीनी हालात का जायजा लिया, रणनीति बनाई। गठबंधन को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम खुले विचारों वाले हैं, अन्य दलों के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। सवाल यह है कि गठबंधन आखिर किससे होगा। अखिलेश यादव और मायावती पहले ही गठबंधन से इनकार कर चुके हैं, तो फिर क्या कांग्रेस से छोटे दलों का साथ लेगी और बीएसपी भी पुरानी चालों के जरिए शहमात के खेल में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने के लिए बड़ा दाव चला है। 23 जुलाई से बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन से पहले मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज दुखी है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। 2007 में भी मायावती ने इस फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल की। दरअसल मायावती बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाना चाहती है, लेकिन क्या उनका ये दाव एक बार फिर से चल पाएगा। यूपी में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। उनकी मौजूदगी कई सियासी दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। छोटे दल भी पूरे उत्साह में है, लेकिन वे बड़े दलों का कितना खेल बिगाड़ पाएंगे देखना होगा। तो यहां पर आपको बता दें कि यूपी में सियासत लगातार गरमाई हुई है और सियासत के गरमाने के चलते ही बताया जा रहा है कि फिलहाल सरकार को उपलब्धि जो यूपी में सियासी गर्माहट है उसके चलते बताया जा रहा है कि आखिर ये सियासी गर्माहट किस तरफ जाएगी, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो भी अभी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुकी हैं। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं। बीजेपी आरएसएस पर अखिलेश का भी सीधे सीधे निशाना आया है। तो यहां पर यूपी की सियासत को लेकर सभी दल इस वक्त पूरी तरीके से दांवपेच लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये दांवपेच किस तरीके से काम आने वाले हैं, खासतौर पर तब जब आरएसएस भी अब पूरी तरीके से मैदान में है। अखिलेश यादव भी निशाना साधने में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही हैं जो कि बीजेपी यूपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस यूपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सुधीर दुबे हैं जो कि एसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, चिंता हो रही है क्या, थोड़ी बहुत माथे पे शिकन गहरा रही है क्या, क्योंकि अब मायावती भी पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुकी हैं और सीधे उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया है कि हम ब्राह्मणों को जोड़ेंगे। अश्विनी जी। जी जी जी, सवाल एक बार दोहरा दीजिए। जी, मेरा सवाल यह है कि क्या माथे पे शिकन अब बढ़ रही है, चिंता हो रही है, जिस तरीके से मायावती भी फुल फॉर्म में आ चुकी हैं और कह रही है कि ब्राह्मणों को जोड़ने का काम हमारा है। अब देखिए, माथे पर भारतीय जनता पार्टी मेहनत कश पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें मायावती जी के किसी भी इस निर्णय से, क्योंकि लोकतंत्र में सबका जो अधिकार है वो भी वो अपना प्रयोग कर रही है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है बहुत प्रबुद्ध वर्ग होता है और ब्राह्मणों ने उनको देख लिया है। 2007 में उन्होंने प्रयोग किया, उनका ब्राह्मणों का प्रयोग करने के बाद उसके बाद वो भूल गई उनको, कहाँ चली गई। एक इसका क्या है कि देखिए, हमारे देश में 2 लोग हैं, 2 नेता हैं। एक प्रियंका जी है जो दिल्ली से चलती है और लखनऊ आकर टूरिज्म करके चली जाती है। दूसरी मायावती जी हैं, वो दिल्ली के अपने महल से निकलती हैं और लखनऊ आती है, लखनऊ से फिर दिल्ली चली जाती है। सड़क पर कभी उनको देखा नहीं गया। तो किसके हित की बात कर रही हैं वो, उनका लोग समझ गए हैं कि दलित और ब्राह्मण या जो भी जिसका भी उन्होंने प्रयोग किया, उस वोट को उन्होंने बेचा है हरदम, और ये जनता जान गई है और ये जनता जागरूक है। 2017 में इतनी जागरूकता के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाते हुए अब तो प्रत्येक बहुमत से चुनाव जिताया, जिसमें सभी दलों का, सभी
जातियों का सहयोग, सभी धर्मों का सहयोग रहा हमको, और फिर वही बना हुआ है हमारे कर्मयोगी माननीय योगी जी के नेतृत्व में। प्रदेश इस समय जो है उत्तर प्रदेश बनने की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर है, और आने वाले दिनों में फिर से हमको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलना है, जिससे कोई मायावती जी का कोई भी कदम हो वो खत्म हो चुकी है, लगभग अब खत्म है। मायावती जी और कांग्रेस तो 5-6% की पार्टी बची है, उसका कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी है हमारे सामने कुछ। चलिए, कम से कम आपने माना तो सही कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। आपने बतौर विपक्ष उसको मान तो लिया, बहुत बड़ी बात है ये। जी, मैं मान रहा हूँ, मैं बड़ी गंभीरता से स्वीकार करता हूँ कि हैं लोग। टक्कर देगी आपको विधानसभा चुनाव में? देखिए, टक्कर देना न देना ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि टक्कर दे। लेकिन विपक्ष, देखिए, कभी भी अगर सत्य कहा जाए तो एक विपक्ष का होना भी लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो होना चाहिए। विपक्ष अगर नहीं है तो भी सत्ता पक्ष ये कहा जाता है, कई जगह मिलता है कि सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है, तो विपक्ष का होना जरूरी है। तो आज ये लोग हमारी कमियों को बताएंगे, और ज्यादा हमारे उमाशंकर भाई बैठे हैं, हमारे सपा के साथी बैठे हैं, ये हमारे विपक्ष में ये कमी बताएंगे हमारी, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को नहीं मान के चलेंगे। और जब भी सरकार बनी है किसी की भी हो, नहीं, लेकिन आपके ये अल्फाज सुन के, अश्विनी जी, आपके अल्फाज सुन के ना सुधीर जी को जरूर थोड़ी सी राहत मिली होगी कि कम से कम चलिए, जो पार्टी यहाँ पे 5 साल से सत्ता में है वो हमारे लिए, हमें एक चुनौती मानकर चल रही है। आपने खुद ही कहा कि देखिए फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है वो थोड़ी बहुत है यहाँ पे सुधीर जी, या मानकर चला जाए कि पूरी तरीके से टक्कर देने की फिराक में है? क्योंकि अखिलेश यादव भी चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जमीनी तौर पर हो, पूरा पलटवार करते हैं। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन किस तरह से खिसक चुकी है ये इनके शीर्ष नेतृत्व को पता चल चुका है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इस बात को जान गए हैं कि किस तरह से पिछले कोविड प्रबंधन की बात करें, या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार की बात करें, चाहे जिस तरीके से इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी करके और जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि ये जो 2017 में वायदे करके आए थे, उन वायदों को आज तक इन्होंने पलटकर नहीं देखा है। ये गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते थे, और ये महंगाई और भ्रष्टाचार को कम करने की बात करते थे, नौजवानों को रोजगार देने की बात करते थे। 15 लाख रुपए की बात तो भूल जाइए, 15 लाख रुपए की बात करने वाले लोग आज 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने पे आकर के अटक गए। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, और इसको अगर आज के परफेक्ट में कहें भारतीय जासूस पार्टी, अब इनके उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन शेष नहीं है। वो समाजवादी पार्टी ऊपर से लेकर के बूथ लेवल तक बहुत मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अब इनको खदेड़ने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये भी पूछेगी कि आप, उन्होंने जो किया है वो तो आपने गिनवा दिया, लेकिन आप क्या करने वाले हैं वो भी गिनवाइएगा। उस बाबत भी आपसे सवाल सबको पता है हमारे नेता की दूरदृष्टि है, हमारे पास विजन है, हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास विकास की योजनाएं हैं। 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कार्य कराए थे, ये किसी से छिपे नहीं है। और जब हम 2022 में फिर से सरकार में आएंगे तो उसी तरह की योजनाएं फिर से लेकर के आएंगे जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होंगी। हम जुमलेबाजी करके चुनाव में नहीं जाना चाहते। ठीक है उमा शंकर जी, हम अपने कामों के दम पे जाना चाहते हैं। ठीक है उमा शंकर जी, यहाँ पर बीजेपी का दावा यह है कि देखिए चुनावी रणनीति अगर बात की जाए तो फिलहाल विपक्ष के तौर पे तो वो समाजवादी पार्टी को देख रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो 2022 में सत्ता में आने की सोच रही है, तो फिर यहाँ पे कांग्रेस के लिए क्या विकल्प है? साइकिल पे सवार होंगे, हाथी पे सवार होंगे, या फिर कमल के साथ? तो खैर मुश्किल ही लगता है अभी तो। देखिए प्रियंका जी, ये खेल का नियम, जिसको भी अपना विपक्षी तय करने का मौका खेल में मिलता है, वो जीतने के लिए सबसे कमजोर विपक्षी ही चुनता है। वही अश्विनी शाही जी ने भी किया। इन्होंने सपा को अपने मुकाबले खड़ा कर लिया और कांग्रेस के बारे में कह दिया कि खेल नहीं। हकीकत क्या है कि पूरे देश के 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 764 MLA हैं पूरे देश में कांग्रेस के, 53 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, और 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा। इसके अलावा MLC और तमाम लोकल बॉडीज की बात में, इसको अगर शाही जी कहें कि उसका मतलब नहीं है
तो आपके दर्शक अच्छी तरीके से इस गणित को समझ गए हैं कि राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं, आजकल तो वो पूरी एक लाइन भी नहीं लिखते, 4-6 शब्द लिख देते हैं, क्योंकि 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, 325 सांसद, उसमें से करीब 70 मंत्री, राज्यों के इनके पूरे मंत्रिमंडल, 15, 20, 40, 50 प्रवक्ता सब उतर पड़ते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। ऐसे लगता है जैसे बारिश होने लगी, झमाझम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, फेसबुक, ना जाने क्या क्या ये करने लगते हैं। और ऊपर से अश्विनी ताहिर जी कहें कि कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लगता है आपके दर्शक बखूबी इसको पहले से भी समझ रहे थे। मैंने तो केवल हल्का सा उस पर टिप्पणी। नहीं तो फिर अगर ऐसी परिस्थिति है डॉक्टर उमाशंकर जी, तो फिर प्रियंका गांधी को आगे क्यों कर रखा है? राहुल गांधी को सीधे सीधे आगे कीजिए। अगर आपको लगता है कि उनकी चंद लाइनों से हलचल मच जाती है, तो फिर प्रियंका गांधी को क्यों आगे किया हुआ है? राहुल गांधी को उतारिए ना उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में। आऊंगे आपके पास अभी। प्रियंका जी कहाँ पीछे? राहुल गांधी जी अभी तक पार्टी के अध्यक्ष थे और सक्रिय राजनीति या हर जगह तो राहुल गांधी वो पीछे कहाँ है? प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो 2017 में बैठे थे ना साइकिल पर। तो ये तो देखिए चुनावी रणनीतियां होती, कौन सी पार्टी के साथ नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी को जिस पीडीपी का इन्होंने पूरा जीवन भर विरोध किया, उसी के 2 झंडे, 2 संविधान, 2 विधान के नीचे जाकर बैठ गए और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब क्या कह रहे थे? मैं पाकिस्तान का, आतंकवादियों का धन्यवाद करता हूँ जिनके कारण ये चुनाव संपन्न हो पाए, और मोदी जी और शाह जी ताली बजा रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा रो रही थी। तो ये इसको हम तो उस लेवल तक नहीं गए ना, समाजवादी पार्टी को उस तरीके की बात नहीं करती, और ये तो उनके साथ चले गए थे। अब रही बात प्रियंका गांधी जी का, अभी अश्विनी ताहिर जी कह रहे थे, मैं लास्ट बात कहना चाहिए। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश की धरती पर जितने सारे राजनीतिक और प्रोग्राम हुए हैं, आप निगाह उठा के, वो कोरोना काल रहा हो या ब्राह्मणों की 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की की धरती पर हत्याएं रही हो, क्या उम्भा सोनभद्र में आदिवासियों पर गोली चलाई गई हो, या सहारनपुर में दलितों को मारा गया हो, या कानपुर में संदीप यादव को योगी जी पुलिस ने प्रताड़ित करके मार दिया हो, हर मामले में आप कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष लल्लू जी और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, तो सोनभद्र के चुनार किले की बात हो, ठीक है सुधीर जी, ठीक है सुधीर जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। ठीक है, अब हो आपकी बात आ गई डॉक्टर उमाशंकर, आपकी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आ गई आपकी बात उमाशंकर जी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे कांग्रेस के भाई जो इस बात को कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उनकी 6 राज्यों में सरकार है, उनके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न ये भी पूछना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के परिवेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? आज उत्तर प्रदेश में इनके 7 एमएलए हैं और प्रियंका गांधी जी 1.5 वर्ष के पश्चात जो है वो राजनीतिक पर्यटन में उत्तर प्रदेश में आई है। तो आगे क्या स्थिति रहने वाली है सब लोग जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, देखिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो पूरी तरीके से उन्होंने सारी बागडोर अपने हाथ में ली हुई है। फिर आरएसएस को भूमिका पे उतरना पड़ रहा है, भूमि पर उतरना पड़ रहा है, बाकायदा मेहनत करनी पड़ रही है, माहौल बनाने का जिक्र किया जा रहा है कि हवा बनाएंगे बीजेपी के पक्ष में। इसकी नौबत क्यों आ गई? जी मेरे से सवाल है ये जी अश्विनी जी। देखिए आरएसएस और बीजेपी को अब इस तरीके से जो है अगर बैठक हो रही है हमारी, तो बैठक में बहुत सी चीजें आती हैं जो अंदरूनी हम लोग तय करते हैं। अब हवा बनाना और आंधी लाना ये सब तो राजीव गांधी किया करते थे, तो वो सारी, क्षमा चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कहते थे कि मैं भाषण दूंगा तो तूफान आ जाएगा और वो हो जाएगा, वो सब तो खत्म हो गए। फिलहाल हम लोग अपनी अंदरूनी दलों की, राजनीतिक दल क्या तैयारी हो सकती है, क्या हमारे मुद्दे हो सकते हैं, इन पर हम लोग अपना बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद डिसीजन, वो कयास बाहर आते हैं कि क्या आता है, ये इस पर नहीं जाना चाहिए। हमारे अभी 2 दलों के हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने पॉइंटेड बड़ा 2-4 आरोप लगाए, जवाब देना चाहूंगा। मैं पहले सपा से शुरू करता हूं कि सपा के हमारे भाई दुबे जी ने हमको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया, इनके मुद्दे जो है
मैं बताना चाहूंगा दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी 5 साल की सरकार से ज्यादा रोजगार का मुद्दा आपने उठाया। हमने 5 लाख रोजगार दिए। एमएसएमई में हमने जो है जो रोजगार दिए हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमने जो है किस कदर हमने, आप ये मान के चलिए कि हमने लगभग जो है 2 करोड़ से ऊपर रोजगार हमने देने का काम किया। एमएसएमई में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है उसमें हमने रोजगार दिए हैं। और आज के दिन में हमने 534 नियुक्ति पत्र सरकारी जो युवा खेल में हमने बांटा है। आज के दिन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बांटा है। आपने वादा किया कि हम अगली बार जब सरकार में आएंगे, सोचा आपने कि अगली बार सरकार में आएंगे तो हम जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अरे आपने 2 लाख नौकरियां तो दी नहीं, 2,09,000 नौकरी आपने 5 साल की सरकार में दी है। दुबे जी, ये आपका इतिहास है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। योगी सरकार जब से आई है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, ये सर्वविदित है। अपराध हम खत्म कर चुके हैं। आपके पार्टी के अपराधी जो पंजाब से यहाँ आना नहीं चाहते थे, उनकी संपत्ति और 15 करोड़ से ऊपर संपत्तियां हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट लगाकर हम लोगों ने कुर्क करने का काम किया है और लगभग 17 से 18 हजार लोगों को गैंगस्टर में बंद किया है। 140 लोग हमारे यहाँ अपराध में मारे गए हैं जो खतरनाक अपराधी थे। ये सब काम अपराध को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी जी के नेतृत्व में हमने किया है। और कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं कांग्रेस का भी जवाब थोड़ा सा मैं दे लूं। अभी हमारे भाई उमाशंकर जी ने बहुत आरोप लगाए, साई जी ने ये कहा, साई जी ने वो कहा। एक अदद अध्यक्ष आप नहीं खोज पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, पूरा देश गिनाने की क्या बात है। 6% से ऊपर आपको यहाँ पर वोट मिला है तो आप बता दीजिए हमको मिला है कितने। 30 साल हो गए उमाशंकर भाई, 30 साल से आप लोगों को 12%, फिर उसे नीचे 6%। आज आप कहाँ खड़े हैं? और प्रियंका जी, जब से आपने बागडोर संभाला है तब से आपके बड़े राजनीतिक चेहरे दल छोड़कर दूसरे दलों में गए हैं। वो आती है राजनीति, 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश का ख्याल आया उनको। ऐसे उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति माननीय योगी जी करते हैं। कोरोना से पीड़ित होने के बाद हर जिले, हर घर, हर गांव का दौरा करने का काम करते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या स्थिति है, दवा पहुंचा कि नहीं, खाना पहुंचा कि नहीं। ठीक है सुधीर साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं, लोकतंत्र का एक सबसे बुरा पहलू यह है प्रियंका जी कि जब कोई हम्बल मेजोरिटी आती है तो वो तानाशाही की तरफ हमको ले जाती है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बखान कर रहे हैं वो इस बात को भूल गए हैं कि सबसे पहले आपने वायदा किया था हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। क्या आपने गड्ढा मुक्त सड़कें दी है? आपने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे। क्या आपने किसान की आय दोगुनी कर दी है? इसके बारे में आपने क्या प्रयास किए हैं? आप रोजगार की बात करते हो, आप केवल झूठे आंकड़े उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने आप परोस रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अरे आज सरसों के तेल की बात कर लीजिए, आज क्या स्थिति महंगाई की हो गई है। उसके अलावा आप जहां तक आप कह रहे अपराधी मुक्त हमने उत्तर प्रदेश किसान को क्या रेट मिल रहा है? प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आगरा जनपद के बाहा तहसील के अंदर कल भू माफियाओं ने एक नौजवान की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी है और उसके परिवार के लोग इस बात को कह रहे हैं कि इसमें पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत है। तो ये कहां से उत्तर प्रदेश में अपराध की बात करते हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। हाईवे सुरक्षित नहीं है। किस तरह से फरवरी 2015 लखनऊ में रोज महिलाओं पर अत्याचार होते थे, रोज। आपके 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार बढ़े हैं कि आज उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। ठीक है उमाशंकर जी, कह रहे हैं हमने अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी। देखिए, अभी अश्विनी जी ने कहा कि प्रियंका जी कितने दिन यहाँ रहे। मैं अश्विनी जी के संगठन में आती है, भाजपा भी एक राष्ट्रीय संगठन है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं, कितने दिन उत्तर प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और पिछले 2 सालों में सड़क से लेकर हर तरीके से आपको प्रियंका गांधी की हर जगह दिखाई। लेकिन आपके राष्ट्रीय महासचिव का तो नाम भी लोग नहीं जानते उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि उनकी कोई भूमिका ही नहीं है देश में। और मोदी जी इस प्रदेश के सांसद हैं, 8 महीने बाद वो आए काशी में, जहां पर लोग आपकी
ऑक्सीजन, दवा, बेड, एक एक के लिए तड़प तड़प के लोग मर गए। जिस गंगा मैया के पुत्र बन के आए थे, वो गंगा मैया लाश से पट गई। और जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, उस हिंदू धर्म के लोगों की लाशों के ऊपर से राम नामी दुपट्टा छीनने तक का अपमानित करने वाला काम आपकी सरकार ने किया। ठीक और है। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी कितना महिला अत्याचारों पर ये देश, उत्तर प्रदेश ये देश आपके एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से देश में नंबर 1 है। दलितों पर 19 विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के मामले में एनसीआरबी के अकॉर्डिंग जो आपके साहब अमित शाह का मंत्रालय जारी करता है, उसमें उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर जो वाइंड अप करना है। ठीक है उमाशंकर जी, आपकी बात आ गई, आ गई आपकी बात उमाशंकर जी। ठीक है अश्विनी जी, बहुत 10 सेकंड आपके पास। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सुधीर जी बात करते तो मैं उनको जवाब देता, आपको जवाब दे रहा हूँ। जरा आप एक बार राजस्थान के बारे में सोचिए। अभी पिछले हफ्ते 2 दिन में 7 बलात्कार हुए हैं। डॉक्टर दंपति की हत्या पिछले महीने हुई है। कहाँ है आप लोग? एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए, राजस्थान कहाँ है जहाँ आपकी सरकार है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, उमाशंकर जी और अश्विनी जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बयानबाजी, ये वाद प्रतिवाद पूरी तरीके से दर्शाता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही गरमाने वाला मामला होने वाला है। खासतौर पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, उसके चलते चुनाव भी टक्कर का होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।